नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है मुगल साम्राज्य का। हमारा मुगल साम्राज्य में चर्चा करेंगे। जहांगीर तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहांगीर के बाद चर्चा करते हैं शाहजहां के शासनकाल की, और शाहजहां के विषय में पढ़ते हैं। और शाहजहां से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न या पेपर्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछे गए उन विषयों पर चर्चा करेंगे शाहजहां को लेकर के। और आपको पहले ही मैं बता दूं, शाहजहां को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे हम आपको। आराम से आप पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, धैर्य से आप नोट्स बनाते चलें मेरे साथ ही। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। पूरी आज़ादी है आपको आर्टिकल 19 के तहत, पूरी स्वतंत्रता है आपको अपने प्रश्न पूछने की, और उनके उत्तर हम कोशिश करेंगे कि आपको दे पाएँ बेहतर से बेहतर तरीके से, यदि आप कमेंट करके पूछेंगे तो पहला पार्ट है शाहजहां का। सेकंड पार्ट में भी चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है शाहजहां का। इस पार्ट में शाहजहां के लगभग मैंने 70-75% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाहजहां के शासनकाल से अभी तक पेपरों में पूछे गए उनको मैंने इस पार्ट में कवर किया है। बाकी के अभियानों की बात करेंगे सेकंड पार्ट में। लाल किले के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ताजमहल के विषय में बता देंगे। ताजमहल के निर्माण के बारे में, मुख्य मिस्त्री के बारे में, मुख्य जो स्थापत्य कलाकार था, जो डिजाइन देने वाला था, वास्तु कलाकार था, कि किस तरीके से ताजमहल की डिजाइन बनानी है, किस आधार पर बनानी है, कौन कौन से गेट रखने हैं उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में। जैसे आपने सुने होंगे, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि वो प्रेसिडेंट आया या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस गेट से ताजमहल को देखने गए। तो ये पूरी एक व्यवस्था थी, प्लानिंग थी, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया ताजमहल, जिसका मुख्य व्यक्ति अहम लाहौरी था। लाहौरी करके उसका नाम बहुत फेमस था शाहजहां के शासनकाल में। उसके विषय में चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आज चर्चा कर लेते हैं शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां जहांगीर की मृत्यु के बाद आगरा की गद्दी पर बैठता है, आगरा में राज्य अभिषेक कराता है। और आप आगे आराम से देखते जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। और पुराने यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हेडिंग डाल लीजिए, शाहजहां के विषय में चर्चा करते हैं। शाहजहां देखो नाम नहीं था, ये उपाधि थी। वैसे तो शाहजहां की उपाधि हेडिंग में है, शाहजहां का टॉपिक। शाहजहां की उपाधि दी गई थी इनको पिता जहांगीर के द्वारा दक्षिण अभियान को जीतने के बाद। इन्होंने दक्षिण का अभियान जीता था, दक्षिण के राज्यों को जीता था जहांगीर के समय में। उसके बाद इनको शाहजहां की उपाधि दी गई। तो शाहजहां नाम नहीं है इतिहास में, शाहजहां का मान सम्मान है, उपाधि है। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई थी, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं शाहजहां। ये लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिख दिया पॉइंट बाई पॉइंट में। तो देखिए, बचपन का नाम शाहजहां का क्या था? खुर्रम था। लिखते चलना एक एक पॉइंट। बचपन का नाम शाहजहां का क्या था? ये बचपन का नाम था खुर्रम, और उपाधि क्या दी गई थी? शाहजहां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। जन्म कहां पे हुआ था? जन्म हुआ था लाहौर में शाहजहां का, ठीक है। और शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर के 1658 तक। ये शासनकाल लिखा हुआ मैंने यहाँ में, इस तरीके से थोड़े से एरो बना दिए, आप आराम से लिख लेना नोट्स बना के अपने तरीके से। तो 1627 से 1658 तक शाहजहां का क्या रहा? शासनकाल रहा दिल्ली की गद्दी पर। शाहजहां का जन्म हुआ था जगत गोसाई, इनकी माता का नाम जोधपुर के राजा की पुत्री थी जगत गोसाई। इनसे शाहजहां का जन्म हुआ था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। और पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां किराने सानी। ये पूरा नाम था, या उपाधि समझ लीजिए, ये उपाधि थी। शाहजहां किराने सानी ये उपाधि धारण करी थी, ये भी नाम है इनके पीछे, किराने सानी, ठीक है। तो 1627 से 1658 सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी शासक को पढ़ने के लिए, उनका शासनकाल। 27 से लेकर के 58 तक शासन किया। किसने शासन किया? शाहजहां ने शासन किया भाई साहब भारत पर, ठीक है। जन्म कहां पे हुआ? लाहौर में हुआ। ये पॉइंट नोट कर लेना आप। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था बचपन का नाम, ठीक है। आगे बात करते हैं। 4 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां का क्या हुआ? राज्याभिषेक। आगरा में ही राज्याभिषेक किया था, जब ये दक्षिण में थे। जहांगीर की मृत्यु हुई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो 27 में जब मृत्यु हो गई तो शाहजहां कहाँ पे थे? दक्षिण में। तो जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ पिता की मृत्यु का, जहांगीर की मृत्यु का शाहजहां को, तो दक्षिण से अपनी सेना के साथ, जो कि दक्षिण के ही गवर्नर बना करके रखे थे जहांगीर ने, और दक्षिण के अभियानों में ज्यादा जाते थे, तो सेना के साथ आए आगरा, और आगरा आकर के अपना राज्याभिषेक कराया। इसमें भी आगे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए आप। पहले कोई और बैठ गया था, उससे पहले बात कर लेते हैं शाहजहां के पुत्र और पुत्रियों की। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, शाहजहां के पुत्र और पुत्रियों की, ठीक है। तो देखिए, एक पुत्री का नाम था जहांआरा,
एक पुत्र का नाम था दारा शिकोह जो सबसे बड़ा था, लिख लेना, सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह और सबसे विद्वान पुत्र था शाहजहां का। सबसे बड़ा था, सबसे विद्वान था, बड़ा पढ़ा लिखा था, ठीक है। और आगे बताएंगे आपको क्यों विद्वान कहा जाता है, ठीक है। शाह इकबाल बुलंद की उपाधि भी दी थी शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को। और अगला पुत्र था औरंगजेब। शाहजहां की लड़की का नाम था रोशन आरा और अगले लड़के का नाम था मुराद बख्श और ये पुत्री का नाम था गौहर आरा और एक और पुत्र था जिसका नाम था शाह शुजा। तो ये शाहजहां के पुत्र हैं और पुत्रियां भी लिखी है मैंने। अब एक बार दोबारा देख लो आप, जैसे पुत्रों की अगर बात करें तो कितने पुत्र हैं, देखिए दारा शिकोह, औरंगजेब 2, मुराद बख्श 3 और शाह शुजा 4। तो पुत्र कितने शाहजहां के? 4, लिख लीजिएगा, पुत्रों की संख्या 4 है। अब आ जाते हैं पुत्रियों पर। पुत्रियां कितनी है शाहजहां की? तो जहां आरा, पीछे नाम याद रखना, सभी के पीछे नामों के पीछे क्या है? आरा। आरा से आपको याद हो जाएगा, है ना। जो शाहजहां की पुत्रियां हैं सभी के नाम के पीछे आरा शब्द लगा हुआ है, ठीक है। 4 पुत्र हो गए शाहजहां के। अब पुत्रियां कितनी थी देखिए, एक का नाम था जहां आरा, दूसरी पुत्री का नाम रोशन आरा, लिख लीजिएगा। ये भी देखो पीछे क्या है? आरा। इनसे आपको याद हो जाएंगे, जहां आरा शब्द आ रहा है वो शाहजहां की पुत्रियां। और तीसरी पुत्री का नाम गौहर आरा, ठीक है। तो 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। पुत्रियां कितनी थी? 3। तो टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे परिवार में, 7 शाहजहां के परिवार में, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। आगे बात करते हैं, शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री, जो कि जहांगीर के दरबार में रहते थे, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। किससे हुआ? ये नाम लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम, पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे इतिहास में मलिका-ए-जमानी, शाहजहां ने जो उपाधि दी थी इनको शादी के बाद, मलिका-ए-जमानी या मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई इतिहास में। मुमताज महल के नाम से इतिहास में क्या हुई? प्रसिद्ध हुई, ठीक है। कौन प्रसिद्ध हुई? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां जहांगीर की सेना में रहते आए थे, जहांगीर के प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। तो आसफ खां की पुत्री से शाहजहां की शादी होती है और पुत्री का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। एग्जाम में यही आता है, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो वास्तविक नाम आता है, ये उपाधि नहीं आती कभी, याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। शादी के बाद शाहजहां इनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा, उसके बाद प्यार करने लगा, तो ये उपाधि दी शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की और मुमताज महल की, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। देखो आगे अब चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर, आराम आराम से लिखते रहिएगा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर, जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? 1627 में। जो पिता थे शाहजहां के, तो खुसरो के पुत्र दवार बख्श, अंडरलाइन कर लेना इसे, किसका पुत्र था? खुसरो का, जो कि शाहजहां का भाई था। खुसरो कौन था? शाहजहां का भाई, लिख लेना, खुसरो था शाहजहां का भाई, ठीक है। आगे बताएंगे, खुसरो के पुत्र दवार बख्श को गद्दी पर बैठा दिया था षड्यंत्र करके कुछ लोगों ने। लोगों को मैं नाम बताऊंगा। जैसी जहांगीर की मृत्यु होती है, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में गद्दी पर बहुत जल्दबाजी में, प्लानिंग के तहत, योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत किसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया? दवार बख्श को बैठा दिया। दवार बख्श नाम अंडरलाइन कर लेना, ये किसका पुत्र था? खुसरो का। और खुसरो कौन था? शाहजहां का भाई था, मतलब शाहजहां के भाई के लड़के को बैठा दिया कुछ सेना के लोगों ने मिलकर के, षड्यंत्र करके, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना, कुछ समय के लिए बैठा दिया। जब शाहजहां दक्षिण भारत से आया पूरी सेना के साथ, आगरा में आया और आगरा में इनको गद्दी पर बैठाया गया था, दवार बख्श को, जो कि खुसरो का पुत्र था। तो शाहजहां ने दवार बख्श की और 4-5 लोगों की और सभी की मिलाकर के हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद राज्य अभिषेक कराया शाहजहां ने फिर आगरा में, ठीक है। तो इतिहासकारों ने इसे बेचारे को बलि का बकरा कहा है कि बेकार गरीब मरवा दिया गद्दी पर बैठवा के, ठीक है। किसका पुत्र था? खुसरो का पुत्र था। आगे पॉइंट लिखेंगे, शाहजहां की उपाधि कब मिली? दक्षिण विजय के बाद। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई थी, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। शाहजहां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? पिता के द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा। कब? दक्षिण विजय के बाद, दक्षिण अभियान के बाद, ठीक है, दक्षिण अभियान के बाद दी गई थी। अब देखिए, जहांगीर के 5 पुत्रों में से खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार,
ये कितने पुत्र थे जहांगीर के? 5। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको दवार बख्श के बारे में, इस वजह से मैंने पुत्रों का उल्लेख किया यहाँ पे, है ना। तो जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5। एक का नाम खुसरो था जहांगीर का पुत्र, एक का नाम परवेज, एक का नाम खुर्रम जो कि शाहजहां बनता है बड़ा होकर के, है ना, शाहजहां की उपाधि, ये खुर्रम बचपन का नाम है, शहरयार और जहांदार, ये लिखा है मैंने छोटा सा जहांदार। ये किसके पुत्र थे? जहांगीर के। अब इनमें से खुसरो और खुर्रम, मेरे ख्याल से खुसरो या खुर्रम, एक दो पुत्र ही जीवित बचे। खुर्रम तो था ही भाई, शाहजहां तो उत्तराधिकारी बना ही था। बाकी के 3 पुत्रों की जो मृत्यु थी वो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के शासनकाल में ही हो गई थी, है ना। 2 पुत्र ही उसके जीवित बचे थे उसकी मृत्यु के बाद, तो उनमें से शाहजहां गद्दी पर बैठा। अब देखो दवार बख्श अंडरलाइन फिर कर लेना। दवार बख्श को इतिहास में क्या बोला गया? बलि का बकरा कहा गया है, क्योंकि शाहजहां दक्षिण से लौट के आया और शाहजहां ने दवार बख्श की क्या कर दी? हत्या कर दी। और दवार बख्श को गद्दी पर बिठाने वाले षड्यंत्रकारी लोग थे और थे, जैसे नूरजहां थी एक शामिल। दवार बख्श को गद्दी पर जल्दबाजी में, आनन फानन में किसने बिठवाया षड्यंत्र करके? नूरजहां ने, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। मैं जहांगीर में पढ़ा चुका हूं आपको। अब दवार बख्श भोला वाला सीधा साधा लड़का बिठा दिया। अब आपको पता था कि जिसका वर्चस्व है, शाहजहां का वर्चस्व था, खुर्रम का वर्चस्व था, बहुत सारे सैन्य अभियानों में जा चुका था, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार तो उसी को लेना था। अब बिठा दिया बेचारे इसको, तो इस गरीब को मरवा दिया खामखा। तो इतिहासकारों ने क्या बोला है? दवार बख्श को बलि का बकरा कहा है, बलि का बकरा बन गया वो बेचारा। ठीक है, लिख लेना, दवार बख्श को बलि का बकरा कहा है, क्योंकि शाहजहां ने हत्या कर दी थी। आगे लिखते हैं, आसफ खां शाहजहां ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था अपने दरबार में। ठीक है, आसफ खां को क्या बनाया? शाहजहां ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। और आसफ खां कौन थे? आसफ खां ससुर साहब थे इनके। आसफ खां शाहजहां के ससुर साहब थे साहब। इनकी पुत्री से शादी करी उन्होंने 1612 में। पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। तो आसफ खां को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। जे शॉर्ट पॉइंट है जो कि पेपरों में पूछे गए, वो वाले पॉइंट लिए मैंने पहले टॉपिक में, है ना। नूरजहां को 2 लाख रुपए पेंशन दी शाहजहां ने, और लाहौर में नूरजहां ने अपना जीवन बिताया आराम से, और 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई, ये लिख लेना। और नूरजहां को जहांगीर की कब्र के पास ही दफना दिया गया। जहांगीर की कब्र कहाँ है? लाहौर में। और लाहौर में कौन सी जगह? शहादरा नामक जगह पर स्थित है जहांगीर की कब्र, वहीं पर नूरजहां की कब्र भी है। ठीक है, तो शाहजहां जब गद्दी पर आ जाता है, अपनी शक्तियों को हाथों में ले लेता है और वो देखता है कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, तीसरी चौथी कई पत्नी थी उनकी भी, है ना, लेकिन तीसरी पत्नी के तौर पर पढ़ते हैं नूरजहां को। तो नूरजहां को शाहजहां ने बाई इज्जत 2 लाख रुपए दिए पेंशन के, कि अपना खर्चा चलाओ, जीवन यापन चलाओ और आराम से रहो मौज से। कहाँ पे? लाहौर में। तो 2 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी। तो जब तक जी साहब, और लाहौर में फिर मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई और वहीं पे दफनाया गया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों की समस्या खड़ी हो गई, जैसे जहांगीर के समय में पुर्तगालियों की समस्या थी। प्रश्न आता है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया। ये पॉइंट नोट कर लेना। किसकी अनुमति ली तंबाकू की खेती का प्रचलन करने के लिए भारत में? तो अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार से अनुमति ली गई, उसके बाद तंबाकू की खेती का प्रचलन भारत में बढ़ा था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इधर शाहजहां को भी परेशान करने लग गए। हालांकि शाहजहां ने एक समय तक पुर्तगालियों से कुछ नहीं कहा, पुर्तगाली अपना व्यापार करते थे और मुगल साम्राज्य में कुछ राजस्व या रेवेन्यू या टैक्स चुका दिया करते थे। लेकिन पुर्तगाली धीमे धीमे ताकतवर होने लगे और अत्याचार करने लग गए जनता पर। कहाँ की जनता पर? भारत की जनता पर। खासतौर पर पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था वो हुगली वाले इलाके में था शाहजहां के समय। कौन से में था? हुगली। हुगली बोले तो कलकत्ता की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और मुमताज महल की 2 दासियों का अपहरण कर लिया उन्होंने। अब बताओ, मुमताज महल उनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की, उनकी 2 दासियों का अपहरण कर लिया। ऐसा लिखा है इतिहास में, पता नहीं कहीं से कैसे करके 2 दासियों को बोले गए। तो शाहजहां को ये सूचना दी गई। शाहजहां ने फिर कहा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। किनको सबक सिखाना पड़ेगा? पुर्तगालियों को। पहले तो हम शांति से कह रहे कि भाई अपना काम धंधा करो, व्यापार करो, आराम से रहो बंगाल में। बंगाल मतलब कलकत्ता, कलकत्ता मतलब हुगली। हुगली एक इलाके का नाम है छोटा सा। हुगली नदी भी है जो कि गंगा की एक धारा है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा की सहायक नहीं है, गंगा में से ही निकली है, जो कि कलकत्ता से होकर के बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जब पुर्तगालियों ने ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिया जनता के ऊपर, तो शाहजहां को कार्रवाई करनी पड़ गई।
शाहजहां ने उस समय ढाका के नवाब नहीं थे, माफ कीजिए, ढाका के गवर्नर थे जो कि मुगलों के अधीन थे, उनसे आदेश दिया कि आप पुर्तगालियों पर आक्रमण करो और पुर्तगालियों को यहां से मार करके भगाइए। ठीक है, कब की बात है? 1632-30 की बात है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो देखो 1632 में ढाका के गवर्नर आसिम कुली को आदेश दिया, हुगली पर आक्रमण किया उसने और पुर्तगालियों को समाप्त कर दिया। कहां पे आक्रमण किया? 1632 में हुगली में। और हुगली कहां पे स्थित है भाई साहब? कलकत्ता। हुगली नदी भी है। जब आक्रमण किया तो पूरी ताकत से किया ढाका के गवर्नर ने, वो मुगलों के अधीन था, शाहजहां के अधीन था उस समय, शाहजहां ने आक्रमण कराया था बोल करके उससे। तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग नदी में डूब के मर गए। इस नदी के पास में ये आक्रमण किया था बिल्कुल ढाका के नवाब ने, गवर्नर ने आकर के, माफ कीजिए बार बार नवाब कह रहा हूं मैं, गवर्नर ने आकर के। ठीक है, तो पुर्तगालियों को इस तरीके से यहां से पतन कर दिया, समाप्त कर दिया बिल्कुल शाहजहां के द्वारा, जब नहीं मान रहे थे पुर्तगाली तो समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, शाहजहां के शासनकाल में 1630 में भयंकर सूखा पड़ा भाई साहब, और इसको क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। देखो एग्जाम में कभी कभी ये शब्द मिलेगा आपको, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, है ना? क्या होता है? सूखा पड़ जाना या अकाल पड़ जाना होता है दुर्भिक्ष का मतलब। जब सूखा पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा भाई साहब, या फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, धान है, गन्ना है, सब बारिश के ऊपर निर्भर करती हैं फसलें अधिकतर। खासतौर पे जो हमारे भारत के अंदर खाई जाती हैं वो क्या, कौन सी फसल? दो प्रमुख खाद्य फसल है भारत की, एक धान है और एक गेहूं है। धान पहले नंबर पे आती है, चावल जैसे कह लीजिए मार्केट में आती है तो चावल, और फसल यदि खेतों की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कृषि के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो धान के हिसाब से पढ़ लेते हैं उसे। गेहूं की बात करें तो इतना अकाल पड़ गया कि कोई फसल का उत्पादन नहीं हो पाया था, इतनी भुखमरी फैल गई, इतनी निर्धनता फैल गई कि लोगों के सब लिखा है इतिहासकारों ने, ये शाहजहां के शासनकाल में 1600 कब की बात हो रही है? 30 की। 1630 में इतना भयंकर अकाल पड़ा शाहजहां के शासनकाल में, इतना भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, इसे सूखा भी कह सकते हैं, अकाल भी कह सकते हैं, दुर्भिक्ष भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द मिल सकता है आपको, एग्जामिनर लिख करके दे सकता है। तीनों पॉइंटों को आप लिख लीजिए आराम से, ठीक है? इतना भयंकर पड़ा, इतना भुखमरी फैल गई, इतना गरीबी फैल गई कि लोगों की लाशें सड़कों पर जमा हो गई थी। और कौन से राज्यों की बात करें? दक्षिण भारत में और गुजरात में सबसे ज्यादा हालत खराब थी शाहजहां के शासनकाल में, जो इतिहासकारों ने लिखा है, भयंकर सूखे की वजह से, अकाल की वजह से। ठीक है, उस समय एक अंग्रेजी यात्री शाहजहां के शासनकाल में आया हुआ था, वो दक्षिण भारत में था उस समय, पीटर मूडी, उसने उल्लेख भी किया इस अकाल का। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में अकाल का उल्लेख या दुर्भिक्ष का उल्लेख या सूखे का, जो सूखा पड़ा जिसकी वजह से फसलों का भैया उत्पादन नहीं हुआ, फसल नहीं हो तो खावेगा अनाज कहां से आवे हो भैया? तो अनाज नहीं आया, गेहूं नहीं आया तो भैया हालत खराब हैगी जनता की बहुत बड़े पैमाने पर, भुखमरी फैल गई, निर्धनता फैल गई, बीमारियां फैलने लग गई बहुत सारी। जैसे एक व्यक्ति मर गया और उसको पंचतत्व में विलीन करने कोई व्यवस्था नहीं है, दाग संस्कार करने कोई व्यवस्था नहीं है, सड़ गया वहीं की वहीं, लाश सड़ गई उसकी, तो उसमें से बीमारियां फैली और वो बीमारियों से और ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो लाश, इतनी लाशें इकट्ठी हो गई सड़कों पर, ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा, जहां तक लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाने लग गया, इतनी भुखमरी फैल गई थी शाहजहां के शासनकाल में, इतनी निर्धनता फैल गई, इतना बड़ा अकाल पड़ा। आप समझ सकते हैं जब ये पॉइंट ऐसे हैं तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए सबसे बड़ा अकाल किसके दर। हालांकि शासनकालों में अकाल पड़े हैं ऐसी बात नहीं है, इतिहास में बहुत सारी जगह अकालों को रेखांकित किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन शाहजहां के शासनकाल का जैसा अकाल के बारे में बात करिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही खाने लग गया, इस आधार पर इस स्थिति तक व्यवस्था अव्यवस्थाओं में फैल गई थी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा इसे, अकाल के विषय में मैंने बताया। गुजरात और दक्षिण भारत में, है ना, दक्कन का मतलब दक्षिण भारत और गुजरात लिख लेना, यहां पे अकाल पड़ा था 1630 में। अंग्रेज यात्री, अगला पॉइंट लिखना पीटर मूडी, ये अंडरलाइन कर लेना इसके नाम को, पीटर मूडी ने अकाल के बारे में उल्लेख किया है। कब की बात है? 1630 की, पीटर मूडी। और ये पूछ लेता है कि शाहजहां के दरबार में कौन सा यात्री आया? पीटर मूडी आया। ठीक है, आगे बात करते हैं अब्दुल अहमद लाहौरी, इसके बारे में और आगे बात करेंगे अगले पार्ट में, ताजमहल के विषय में इसका उल्लेख फिर आएगा। के अनुसार निर्धनता इतनी फैल गई कि मनुष्यों ने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया था, इतनी निर्धनता फैल गई थी भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनुष्यों को मनुष्यों ने खाना शुरू कर दिया, इतने बड़े पैमाने पर अकाल फैल गया, इतने बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन नहीं हुआ, खाने के लिए अनाज नहीं हुआ, धान नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें फसलें नहीं हुई, तो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। हालांकि शाहजहां ने इस चीज को देखते हुए, इतने बड़े स्तर पर अकाल पड़ा तो 70 लाख रुपए राजस्व भी माफ कर दिया था किसानों से जो लिया जाता था, जो कि 11वां हिस्सा था
70 लाख रुपए राजस्व भी उस समय माफ कर दिया था। बड़े बड़े लंगर भी लगवाए थे शाहजहां ने, भंडारे भी लगवाए थे शाहजहां ने। सुबह से शाम तक गरीब लोगों को उसमें खाना खिलाया जाता था, जिससे कि उनकी हालत खराब ना हो, मृत्यु ना हो जाए, कोई और समस्या ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, बीमारी होकर के मर ना जाए। लंगर भी लगाए, भंडारे भी लगाए शाहजहां ने। 70 लाख रुपए का राजस्व भी माफ किया इस अकाल के समय। ठीक है, ये पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लेना, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, मैं आपको बता दिया है। मुमताज महल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुमताज महल इंपोर्टेंट फैक्टर है भाई शाहजहां के शासनकाल में। मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि पहले बता चुका हूं। 14 बच्चों का जन्म हुआ था इनसे, मुमताज महल से। कितने बच्चों का? 14 बच्चों का। और 14 बच्चे में से मैं आपको बता चुका हूं 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। कितने थे टोटल? 7 पुत्र जीवित बचे थे 14 बच्चों में से। 14 बच्चों को जन्म दिया था। कितनी बेपनाह मोहब्बत रही होगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कितना प्यार रहा होगा। शाहजहां ने शादियां तो और भी की हैं, इतिहासकारों ने लिखा है, वो मैं सेकंड पार्ट में थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। ऐसे क्वेश्चंस कम बनते हैं थोड़े से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। शादियां तो और भी की हैं, ब्याह तो और भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो लगाव हो गया, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत जो हो गई, वो किससे हो गई शाहजहां को? मुमताज महल से या अर्जुमंद बानो बेगम से। तो 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। ठीक है, तो 14 बच्चों में से कितने जीवित? 7 बच्चे बचपन में ही मर गए, 7 जीवित बचे। 7 में 4 बच्चे और 3 बच्चियां थी। ठीक है, जिनके नाम आपके सामने हैं। तो नाम याद रखना, अर्जुमंद बानो बेगम था, 7 बचपन में ही बच्चे और 7 जीवित रहे थे। 7 में ये वाले नाम है। ठीक है, 7 जून 1631 को मुमताज महल का बुरहानपुर में क्या हो गया? एमपी के बुरहानपुर में निधन हो गया। ठीक है, 7 जून 1631 को मुमताज महल का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निधन हो गया, मृत्यु हो गई। वहीं पे दफना दिया गया, लेकिन बाद में अवशेषों को कल लाया गया, ताजमहल आगरा में लाया गया अवशेषों को। मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हो गई? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। यहां से होकर के नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा के तट पर स्थित है बुरहानपुर। और बुरहानपुर को दक्षिण भारत की चाबी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का रास्ता भी कहा जाता है। जितने भी मुगल साम्राज्य के लोग थे, दिल्ली से जब जाते थे दक्षिण भारत के लिए, तो आपको पता है मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य भारत में स्थित है, इसी वजह से नाम क्या है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल मध्य में स्थित है, भारत के बीचों बीच। तो जब सेना जा रही थी, तो सेना ऊपर से नीचे तक, सेना कहाँ होकर के जाती थी? बुरहानपुर में होकर के जाया करती थी सेना। ठीक है, आगे बात करते हैं 1636 से 1644 तक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1636 से 44 तक का शासनकाल। शाहजहां ने औरंगजेब को, अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। कहाँ का सूबेदार बनाया? दक्षिण का सूबेदार। लिख लेना, कई बार पूछा गया है कि औरंगजेब कौन सी जगह का भारत में सूबेदार था शाहजहां के शासनकाल के समय। गुजरात का भी बना था 1644 के बाद, लेकिन सबसे पहले दक्षिण का सूबेदार बनाया था। ठीक है, 1636 से 1644 तक शाहजहां ने अपने पुत्र, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, आगे उत्तराधिकारी भी बनेगा जी, तो दक्षिण का सूबेदार बनाया था अपने समय में। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति का उल्लेख आता है मीर जुमला। ये दक्षिण भारत के शासकों के साथ में रहता था। दूसरी जगह इसका अफगानिस्तान के साइड में जन्म हुआ था। अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ भारत आ गया था। और भारत में चूंकि हीरे का ये कारोबारी था, हीरे के बारे में बहुत चीजें जानता था, तो हीरे का काम करता था, तो दक्षिण भारत में आकर के बस गया था जी। तो इसके बारे में उल्लेख है। मीर जुमला, जिसका नाम मौजम खां, जिसे ये शाहजहां ने उपाधि दी थी मौजम खां की। लिख लेना, ये उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा हीरा भेंट किया? कोहिनूर का हीरा भेंट किया था मीर जुमला ने। जब दक्षिण भारत में औरंगजेब था, औरंगजेब को गवर्नर बना करके रखा था, दक्षिण भारत के अभियानों के लिए औरंगजेब को भेजा था, तो यहाँ के शासक ने, और यहाँ के शासक के पास में ये रहता था मीर जुमला, जो कि दक्षिण का शासक था एक। उसके बारे में, अभियानों के बारे में कल मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। यहाँ से मैंने सिर्फ एक जो पॉइंट लिया है आपको बताने के लिए कोहिनूर के हीरे का। तो मीर जुमला वहां रहता था दक्षिण भारत के शासकों के साथ, तो इसने कोहिनूर का हीरा किसको दे दिया? शाहजहां, एक अभियान के तहत। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं 1646 में अफगानिस्तान के उत्तर में, अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित है एक राज्य जिसका नाम है वल्ख। इसको भी किसने जीता था? शाहजहां ने जीता था 1646 में। अपनी स्थिति को उधर मजबूत करने के लिए, अफगानिस्तान के हिस्से में, अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, मजबूती देने के लिए एक राज्य था जिसका नाम है बल्ख। लिख लीजिए, अगर बोर्ड पे आपको ये नहीं दिखता है तो बल्ख राज्य को जीता था 1646 में।
अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी मुगलों के शासक रहे सभी चाहते थे भाई साम्राज्य को बढ़ाना। तो आज के भी शासक जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, सभी चाहते हैं कि हमारे राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हो, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को हम जीतें। ठीक है, ऐसे उस समय भी चाहते थे। तो कौन से राज्य को जीता 1646 में शाहजहां ने? बल्ख राज्य को। और बल्ख राज्य कौन से देश में? अफगानिस्तान में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखो इस समय ये प्रकरण पूरा चल रहा था, अलग अलग अभियान भी थे। वो सेकंड पार्ट में मैं अभियानों को डिस्कस करूंगा। कोई दिक्कत आपको लगी हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। टॉपिक शाहजहां का था, पहला पार्ट है, इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने लिया है जो एग्जाम में पूछे गए। अब 3 बहनें थी और 4 भाई थे। तो 3 बहनों ने अपने अलग अलग भाइयों को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहती थी, है ना। जैसे आपस में बहन भाई होते हैं एक परिवार में, घर में, तो कोई बहन किसी भाई का सपोर्ट करती है, कोई बहन किसी भाई का सपोर्ट करती है, ऐसे होता है आमतौर पर। ऐसे उस समय भी 3 बहनें थी। 3 बहनों के नाम मैंने इस तरफ बताए आपको। किन की बहनें थी? अपने इन भाइयों की, हालांकि शाहजहां की पुत्री थी, जैसे एक रोशन आरा, एक गौहन आरा और एक जहां आरा। इन तीनों ने अपने अलग अलग इन भाइयों का समर्थन किया शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, जहां आरा समर्थन हमेशा करती थी दारा सिकों के साथ। जहां आरा का समर्थन किसके साथ रहता था? दारा सिकों के साथ। ये पहले पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है। जहां आरा जो बहन थी, किसकी बहन? दारा सिकों की। ये हमेशा अपने इस भाई को समर्थन करती थी और इसी को उत्तराधिकारी के तौर पे देखना चाहती थी शाहजहां के बाद। ठीक है, रोशन आरा औरंगजेब को करती थी। रोशन आरा किसे करती थी? औरंगजेब को सपोर्ट करती थी। ठीक है, ये मैंने क्रम से लिखा है, ये लिख लेना। दूसरे पॉइंट में लिखना, रोशन आरा किसे समर्थन देती थी? औरंगजेब को, कि औरंगजेब उत्तराधिकारी बनना चाहिए किसके बाद? शाहजहां के बाद गद्दी पर आना चाहिए। और गौहन आरा किसे करती थी? जो गौहन आरा है ये मुराद बख्श को करती थी, ये इसका समर्थन करती थी। तो अलग अलग तीनों बहनें तीनों भाइयों को समर्थन करती थी राजगद्दी के लिए, प्राप्त करने के लिए, है ना, और शक्ति को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए। ये तीनों बहन अपने अपने भाइयों का वर्चस्व चाहती थी, जो अलग अलग प्रकार से इसमें दे रखें। लेकिन जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां का कौन था? दारा सिकों था सबसे बड़ा पुत्र। कायदा से दारा सिकों को बैठना चाहिए था गद्दी पर, लेकिन दारा सिकों नहीं बैठ पाया। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। दारा सिकों नहीं बैठ पाया, मुराद बख्श भी नहीं बैठ पाया, है ना, मुराद बख्श भी नहीं बैठ पाया, ना दारा सिकों बैठ पाया, ना शाह शुजा बैठ पाया। गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है दिल्ली की गद्दी पर शासन करने के लिए, जो कि एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है औरंगजेब के बारे में कि सबसे ज्यादा मुगलों में जो कट्टर शासक रहा वो औरंगजेब था। क्योंकि भारत के अंदर जो भारत की सभ्यता के प्रमाण थे, जो भारत की संस्कृति के प्रमाण थे, जो भारत के वेदों के प्रमाण थे, जो कि हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, सभ्यता थी, संस्कृति थी, मंदिर थे, उनको नष्ट किया था सबसे ज्यादा औरंगजेब ने। नष्ट शाहजहां के शासनकाल में भी किए, वो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से मंदिरों पर आक्रमण किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिरों पर आक्रमण औरंगजेब के शासनकाल में किया गया। तो सबसे ज्यादा कट्टर शासक इतिहासकारों ने किसको माना है? औरंगजेब को माना है। ठीक है, क्योंकि ये पारिवारिक बातें थी इनकी। कोई बहन भैया किसी भाई को समर्थन दे रही है, कोई बहन किसी भाई को समर्थन दे रही है, वो परिवार के हिस्से की बात थी। लेकिन फाइनली औरंगजेब गद्दी पर आता है। लेकिन उससे पहले, गद्दी पर आने से पहले शाहजहां का सेकंड पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे, उसे भी आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इस पार्ट में कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसका उत्तर आपको सेकंड पार्ट में दे दिया जाएगा। यदि आपको कोई रह गया हो तो कि सर ने आपने वो नहीं पढ़ाया, ये रह गया, वो रह गया, अभी रहने को बहुत रह गया। ताजमहल के विषय में पढ़ेंगे, लाल किले के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, जो दिल्ली में स्थित है। और आगरा का ताजमहल भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, जो आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। लाल किला भी कहाँ पे? यमुना नदी बहती है दिल्ली में। और जामा मस्जिद है जस्ट लाल किले के सामने, फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट एंड दिल्ली। लाल किला है, उसके रोड पार करके जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ये तीनों इमारतें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? लिख लीजिएगा आप आज ही, शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल को थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना पसंद करेंगे सेकंड पार्ट में। जैसा कि सभी ने घूमा ही होगा, नॉलेज तो होगी, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताने का, आपको पढ़ाने का अच्छे से अच्छा, तो वो आपको पढ़ाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें, वीडियो को, लिंक को अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करो। यदि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें आप चैनल का। और इसी तरीके से आपको मुगल साम्राज्य के अभी आने वाले और भी शासकों की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। देखो, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो इस क्लास को देखने वाले होंगे और देखेंगे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक संदेश है कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा ना होने दें उस लक्ष्य को। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे चिंतन के साथ आप लगे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जीएस को दीजिए। यदि आपकी कमज़ोर है तो, क्योंकि बराबर नंबर आपको लाने, सिलेक्शन सारी विषय दिलाएंगी, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, तो सभी बराबर पढ़नी है। देखो भैया, गाड़ी के चारों पहिए में हवा होगी जब ही गाड़ी दौड़ेगी। एक ही पंचर है तो तुम पंचर है जी, समझ लियो। सिंपलिसिटी सी बात है जी आपकी, और वही सिलेक्शन है। चारों चीज़ों को ही आप मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, तो आप आगे जाएंगे, फॉरवर्ड होंगे, कैरी फॉरवर्ड होगा, आपका सिलेक्शन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो इसी बात को आप ध्यान में रखें और पढ़ते रहें, लगातार रिवीजन करते रहें। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं लगातार आपके लिए डाल रहा हूँ। संवैधानिक की क्लासेस अभी रुकी हुई हैं, संवैधानिक क्लासेस भी बहुत जल्दी आपके लिए डालना शुरू कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।